यहाँ से चैप्टर लास्ट 50% ऑफ चैप्टर की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ से आपका चैप्टर इजी होना शुरू हो जाएगा। अब नए एटम के नए मॉडल की ज़रूरत पड़ गई एटम का, क्योंकि पुराना मॉडल हमने देख लिया, उसमें कुछ कमियां थी। ठीक है दीपा, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना ऑन हुई है कि नहीं। तो उसमें कुछ कमियां थी, वो आपके सामने है। तो अब सारे पुराने डेटा को जब देखा गया, अब मान लीजिए अगर मुझे नया मॉडल प्रपोज करना है, राइट, तो मैं क्या स्मार्टनेस दिखाऊंगी? जिस बात पे पुराना मॉडल डिसक्वालीफाई हुआ, मैं सबसे पहले उसकी केयर करूंगी कि वो बात सुधर जाए। जो सवाल रदरफोर्ड पे डाले गए वो मेरे पे डाले जाएं, तो आई शुड हैव द आंसर। तो मैंने सबसे पहले सोचा किसी तरह से सोचूं तो सही, रदरफोर्ड कहाँ गड़बड़ हुआ, मैं कुछ ऐसा मैन्युपुलेट कर दूं विद एविडेंस, हाइपोथेसिस, कि मेरा नाम चमक जाए। तो मुझे ये पता चला कि यस, रदरफोर्ड की दो कमियां थी। एक तो रदरफोर्ड यहां गड़बड़ हो गए कि वो ये नहीं बता पाए जब इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा और थक के गिर जाएगा। अपनी ही एनर्जी अगर वो रेडिएट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसका कोलैप्स होना तय है। ये गड़बड़ थी। दूसरी गड़बड़ क्या थी? हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइंस आई थी, वो कैसे आई? ये बात भी रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। तो आप समझ लीजिए साइंटिस्ट बोहर ने एक ही काम किया, किसी तरह से बस उनका टारगेट था ये लिमिटेशंस पकड़ लूं। अगर मैंने इन दोनों लिमिटेशंस पे काम कर लिया, आई एम सक्सेसफुल। तो अब बोहर ने दिमाग में एक ही चीज रखी, रिसर्च किया कि एट द एंड ऑफ हिज थ्योरी ही शुड बी एबल टू आंसर बोथ द क्वेश्चंस। तो आज आप मेरे से वो दोनों क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि इसके आपने थ्योरी पढ़ा दी, अब बताओ ये इसका इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरा, या रदर उसमें जो स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइंस थी, लाइमन बामर, पाशन ब्रैकेट, पफुंड, वो कैसे एक्सप्लेन होंगी? आज नहीं होंगी। आज बोहर आपको बताएगा कि एटम ऐसा होता है, उसकी सारी बातें मान के, सारे फॉर्मूलाज मान के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अगले क्लास में हम सवाल पूछेंगे वही दो सवाल जो रदरफोर्ड से पूछे गए थे। देन बोहर विल टेल अस द आंसर। बड़ी टैक्टफुली, बड़ी चालाकी से आपके सामने पॉस्टुलेट पेश कर दिए जाएंगे टू टेक केयर कि मेरे को अगली क्लास में एक्सप्लेन करना है आपको। तो कुछ नए शब्द जो आपको मिलेंगे वो उसी लिए मिलेंगे। काफी हद तक मैं आपको इस लायक बना के भेजूंगी कि आप खुद ही एंटिसिपेट कर लोगे कि क्या होने वाला है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो बोहर के मॉडल का पहला पॉस्टुलेट क्या था? Small, heavy, dense, positively charged nucleus is present at the center of atom, यानी रदरफोर्ड के न्यूक्लियस को हम लेके चल रहे हैं। Small, heavy, dense, positively charged nucleus present होता है at the center of the atom, that is electrons are revolving around, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन पे मत जाना, कैसी की है कैसी नहीं की, आप समझ जाओ बस कि सेंटर में पक्का न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बोहर अभी भी उसी बात पे है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। फोर्स सबको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, हमने माना, ओके। सेकंड पॉस्टुलेट, इनके 5 पॉस्टुलेट आएंगे और 3 फॉर्मूलाज आएंगे। तो इनका दूसरा पॉस्टुलेट क्या था? बड़ा ही कमाल का, यहां से चेंजेस होने शुरू हो गए, यहां से हमारी थॉट प्रोसेस से बाहर की बात शुरू हो गई। ये आपको क्लास 9th में बोहर पढ़ाते वक्त नहीं बताया गया था। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन जिनमें रिवॉल्व करता है उनको कहते हैं ऑर्बिट्स। बस ये बताया आपको 9th क्लास में, ऑर्बिट्स, दैट्स इट। इसी ऑर्बिट पे अगले 4-5 पॉस्टुलेट हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड, नोट कर रहे हैं और मैं स्लो बोल रही हूं, फिर समझाऊंगी इसका मतलब। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड और स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स। इस फिक्स्ड का क्या मतलब है, स्टेशनरी का क्या मतलब है, इसी पे अगले 15 मिनट लगेंगे। फिक्स्ड एंड स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ऐसे ऑर्बिट्स जिनकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है, इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और एक्चुअली में ये ऑर्बिट वर्ड का मतलब क्या है, ऑर्बिट होता क्या है, दैट इज एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल तक नोट कर लिया हो तो सुने, ये तो किताबी भाषा है, इसको फिजिकली अब ध्यान से सुने।
अगर आप लोगों को कहा भी गया हो या आपको कभी दिखाया भी गया हो एटम का मॉडल, तो हम इमेजिन करते हैं, कोई मेरे को मॉडल बनाने को कहे तो क्या करेंगे, हम एक कार्डबोर्ड ले लेंगे या कुछ ले लेंगे, उसके ऊपर आधी आधी टेबल टेनिस की बॉल काट के रखेंगे और वो ऑर्बिट्स बनाएंगे, बीच में न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट बनाया, एक आधी बॉल चिपका दी जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ही दूसरी चिपका दी और कुछ ऐसा होता होगा। तो उससे जो बचपन से हम एटम समझते, देखते, सोचते आ रहे हैं, तो उससे हमको ऐसा लगता है कि स्पेस में, इस कमरे में अगर मैं कोई एटम इमेजिन करूं इस पॉस्टुलेट के हिसाब से, तो मैं इमेजिन करूंगी ये रहा न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ कुछ तो रिंग्स बने हुए सर्कुलर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट? ऐसा ही सोचते होंगे, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, 2, 8 और जितने भी आगे बचे इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, राइट? ऐसे कोई रिंग्स नहीं बने हुए, कोई रास्ता, कोई ट्रैक नहीं बना हुआ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। देयर इज नथिंग लाइक एनी ट्रैक। एक्चुअली एनर्जी के लेवल्स बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के रिजाइड करने के लिए पहले से ही लेवल्स डिसाइडेड हैं, राइट? पहले से ही नेचर में लेवल्स डिसाइडेड हैं। उन एनर्जी लेवल्स की वैल्यू कोई नहीं बदल सकता आके, द वैल्यू इज फिक्स्ड। और उन एनर्जी लेवल्स की क्योंकि वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसीलिए उनको स्टेशनरी बोलते हैं। बार बार फिक्स्ड और स्टेशनरी आएगा आज, और थोड़ी देर में समझ आएगा जो मैं कह रही हूं। वैल्यूज उन एनर्जी लेवल की फिक्स्ड हैं। ऐसे कुछ एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, हर एटम में इनफाइनाइट लेवल्स बने हुए हैं, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। स्टेशनरी का मतलब क्या है? स्टेशनरी का मतलब एक ही है, एनर्जी इज फिक्स्ड। अब सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स थे उनका नाम आपको बोहर ने दिया था 9th क्लास में, KLMN सो ऑन। अब यहां KLMN से हटके हम किस पे आ जाएंगे? 1, 2, 3 और इससे लेके इनफाइनाइट। हर एटम में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स पहले से पड़े हुए हैं। तभी, और ये क्यों दिमाग में आया किसी के, बोहर के, उनको वो बहुत सारी स्पेक्ट्रम की लाइंस एक्सप्लेन करनी थी। मैंने कहा था ना, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पफुंड, हम्फ्री एंड सो ऑन। उनका इरादा था बस मैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कर दूं और मुझे नोबेल मिल जाए, और मिल भी गया। तो उन्होंने शुरू से ध्यान में रखा मेरे को इनफाइनाइट तो लाना पड़ेगा, तो इनफाइनाइट लेके और बकायदा एविडेंस दिए जो आज तक चल रहे हैं। तो एक एटम में चाहे इलेक्ट्रॉन एक ही है जैसे हाइड्रोजन, लेकिन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स ऑलरेडी बने पड़े हैं। क्लियर? अब इस पॉस्टुलेट, यहां तक दोनों पॉस्टुलेट सबकी कॉपीज में आ गए एवरीवन? ये दोनों पॉस्टुलेट सबकी कॉपीज में आ जाने चाहिए। अगर मैं सब्जेक्टिव टेस्ट लेती हूं तो मैं पहला क्वेश्चन तो यही पूछूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी? Orbits are stationary. Explain. Stationary means their energy is fixed. अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है तो इस वाले घर में रहेगा, थोड़ी ज्यादा एनर्जी है तो इस घर में रहेगा, थोड़ी और ज्यादा एनर्जी है तो इस लेवल में रहेगा। एनर्जी लेवल इज होम फॉर इलेक्ट्रॉन, और वो डिसाइड होता है एनर्जी लेवल से। हम किस घर में रहेंगे डिसाइड होता है, हम कितना रेंट पे कर सकते हैं, कितना हम खरीद सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का घर डिसाइड होगा उसकी एनर्जी कितनी है। अब आता है जो आप लोग सवाल पूछना चाह रहे थे, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन एटम इन एनी ऑफ द एनर्जी लेवल्स। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्री डिसाइडेड किसी एक एनर्जी लेवल में घूम रहा है, दे डू सो इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट इफ पॉसिबल, या पॉसिबल इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। यानी नेचर में जब एटम बनता होगा, टिकता होगा, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जब घूमता है तो वो कौन सा एनर्जी लेवल चूज करता है। मेरे को 4 घर दिखाई दे रहे हैं और मेरे को एक घर लेना है, तो मेरी पहली चॉइस क्या होगी? लोएस्ट रेंट वाले को पकड़ ले। तो इलेक्ट्रॉन की चॉइस भी क्या है? लोएस्ट एनर्जी वाले को पकड़ ले। तो हमेशा ये नियम है कुदरत का, एवरीथिंग वॉन्ट्स टू रिजाइड इन लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट। पेन रुके तो मैं आगे पढ़ाऊं, 1 मिनट रुक जाओ। आप बच्चों को कहा जाए खड़े हो जाओ, मान लो आप खड़े हो गए,
खड़े हुए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हुई, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप थक जाओगे, आपकी अपनी इच्छा क्या होगी, लो एनर्जी। वो तो आप मेरे प्रेशर में खड़े हो, वरना आपको कहा जाए तो अपनी चॉइस से आप नहीं खड़े होंगे, आप बैठेंगे। सिमिलरली थोड़ी देर बाद जब आप बैठे बैठे भी थक जाते हैं, एक रूटीन होता है, उसके बाद आपकी इच्छा क्या होगी, लेट जाएं, और लो एनर्जी। तो कुदरत में नियम है, एवरीथिंग वांट्स टू स्टे इन लो एनर्जी। लो एनर्जी मीन्स स्टेबिलिटी। लो एनर्जी का मतलब हर चीज का स्टेबल होना है इस सब्जेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करेगा, क्योंकि एटम इज अ स्टेबल थिंग, डाल्टन बता गए ये तो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है कोई एटम, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी जो पॉसिबल है उसमें रिजाइड कर रहे हैं। अभी मेरे को नहीं पता कौन सा लोएस्ट एनर्जी है, कौन सा हाईएस्ट एनर्जी, वो अगला पॉस्टुलेट है, लेकिन मेरे को इतना पता चल गया कि आज के बाद अगर लो एनर्जी वाला ऑर्बिट खाली पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में रह ही नहीं सकता। दे डू सो इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट पॉसिबल। जो भी पॉसिबल सबसे लो एनर्जी स्टेट है वो उसी में जाएगा। एक काम और करना बच्चों, इस थ्योरी को पढ़ते वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही एटम को रखना। बोहर ने ये सारी थ्योरी हाइड्रोजन के हिसाब से दी। क्यों? उनको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करना था, तो उनका सारा रिसर्च हाइड्रोजन की तरफ चला गया और उसी से हम समझेंगे। तो अभी इसके आगे चलो, लोएस्ट एनर्जी स्टेट पॉसिबल। लोएस्ट एनर्जी स्टेट पॉसिबल किसी भी एटम में, जैसे कि हाइड्रोजन में, उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंडेड है इलेक्ट्रॉन, सबसे नीचे है, जहां बिल्कुल लो एनर्जी थी उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उस स्टेट को, एनर्जी लेवल को ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? और उससे ऊपर वालों को क्या बोलेंगे, स्लो स्लो। थोड़ी देर बाद आप लोगों के सवाल ही बंद हो जाएंगे जब आप बहुत ही क्लीन थ्योरी है ये। दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन इट। अपने सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में हमेशा सारी जिंदगी रिवॉल्व करते रहेंगे। उस ऑर्बिट से एनर्जी इवॉल्व करना, एमिट करना, एब्जॉर्ब करना इनको अलाउड ही नहीं है। सेफ खेल गया बोहर। रदरफोर्ड इसी पे गया था और इसने पहले ही कह दिया कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स होते होंगे जो कि स्टेशनरी हैं। ये है एनर्जी लेवल। इस स्टेशनरी एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी सारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, ये कभी भी साइज में छोटा होके कोलैप्स नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी। इफ सम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस एनर्जी, सर्कुलर एनर्जी लेवल, it will do so throughout life if given a choice without emitting any radiation। ये कैसे आ गया, इस पे हम थोड़ी देर बाद फैलेंगे। ये फैलना बनता है, बट ये कैसे हो गया ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा है और मुझे मानना मजबूरी है, मैंने मान लिया। ठीक है, कुछ होता होगा ऐसा, उनकी कैलकुलेशंस है। यानी कि अब आप सोचिए, ये एक लेवल है, ये इससे नीचे का एक और लेवल है। अगर मैं कहूं छोटे लेवल की एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन चाह के भी बड़े लेवल में नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा किस लेवल में रहेगा, जिसकी एनर्जी कम है उसमें सारी जिंदगी रहना उसके लिए फिक्स्ड है, रूल है, तय है, नियम है नेचर का। ठीक है जी, ऐसा हो गया तो मैंने मान लिया। तो अभी मैंने 3 डॉट्स इसमें लगा दिए क्योंकि मेरे को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दिखाने थे। बट मेरे को यहाँ बताना क्या है, सपोज ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। बोहर पढ़ते वक्त हाइड्रोजन ही सोचिएगा, हीलियम लिथियम सोच लिया तो हम थ्योरी से भटक जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा अगर आप डिस्टर्ब ना करो। राइट अगर आप कुछ अपनी तरफ से उसको छेड़ना हो तो it will keep on revolving in one of its orbit without emission। कोई एनर्जी का एमिशन इसको अलाउड नहीं है। यहां पर एनर्जी का एमिशन नहीं होगा। हमें लग तो अजीब रहा है, ऐसे कैसे, थोड़ी देर के लिए अजीब लगने देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉस्टुलेट है, उनकी थ्योरी है, उन्होंने पकड़ा इस। अब एनर्जी इज लोएस्ट। अब मेरे को ये बताओ भाई, किस में एनर्जी सबसे कम होगी, ये भी अगला सवाल आएगा। राइट अभी मैं बता रही हूं, मुझे पता है आपको आइडिया लग गया है, बट अभी मैं बता रही हूं।
एनर्जी इज लोएस्ट। देखिए बोहर की थ्योरी के पांचों पॉस्टुलेट मैं आपसे प्रिडिक्ट नहीं करवा सकती, क्योंकि एक भी शब्द इधर का उधर हुआ आगे मेरी 2 क्लास खराब हो जाएंगी। दैट्स वाई 5 पॉस्टुलेट तो मैं ही आपको कराऊंगी। एनर्जी इज लोएस्ट इन फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट माने कहां से? फर्स्ट न्यूक्लियस से। लो एनर्जी किस में? सबसे लो एनर्जी किसकी होगी? पहले ऑर्बिट की। तो जहां इलेक्ट्रॉन को मौका मिला पहले कौन सा ऑर्बिट भरेगा? पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसा कभी नहीं होगा दूसरा ऑर्बिट खाली और इलेक्ट्रॉन तीसरे में रह रहा है। ये अगेंस्ट नेचर है। ये तुम्हारी कॉपी में हो सकता है लेकिन नेचर में नहीं हो सकता, राइट? अब एनर्जी इज लोएस्ट इन फर्स्ट ऑर्बिट, देयरफॉर इट इज फिल्ड फर्स्ट। ये पहले भरा जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? मैक्सिमम 2। अभी आज बोहर ये नहीं बता पाएंगे, ये अगली क्लास में बोहर हमें एक फॉर्मूला देंगे जिससे हमें पता चलेगा। तो अब सबसे कम एनर्जी हर एटम में कौन सी होगी? फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? फर्स्ट ऑर्बिट को हमेशा के लिए ग्राउंड स्टेट। कोई चलते चलते तुमसे पूछ ले सोडियम की ग्राउंड स्टेट क्या है? पहला ऑर्बिट। पोटेशियम की ग्राउंड स्टेट क्या है? पहला ऑर्बिट। या के कह दोगे? KLMN पढ़ के आए हो ना आप लोग। हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट लोएस्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट क्या है? हर एक एटम की ग्राउंड स्टेट आज के बाद क्या फिक्स हो गई? फर्स्ट। तो क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स है तो मैं E1 लिख दूं, चल जाएगा। उसके बाद E2 की एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी, E3 की बढ़ेगी, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। जितने भी लेवल्स हैं एक 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 आगे बढ़ता जाएगा, उनकी एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब नोट नहीं कर रहे, अभी आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा ट्विस्ट आना शुरू होगा। यहां तक तो प्लेन प्लेन था। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, आपने उसको एनर्जी जबरदस्ती एब्जॉर्ब कराई, आपने उसके ऊपर फोटोन डाले, अब क्या करेगा फोटोन? एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। सामने आएगा इलेक्ट्रॉन, आपने उसको डाली लाइट, उसको एक्साइट होना मजबूरी है। उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करना मजबूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली तो उसका एनर्जी लेवल से मैचिंग तो गई। मान लीजिए वो ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है जिसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने एक फोटोन फेंक दिया उसके ऊपर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और उसको एब्जॉर्ब करना पड़ा। आपने डिस्टर्ब किया उसको, सन ने किया, फ्लेम ने किया, किसी भी चीज ने किया। तो जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो एनर्जी आई, उसको एनर्जी बढ़ानी पड़ी अपनी। एनर्जी बढ़ते ही उसको एनर्जी लेवल ने कहा गेट लॉस्ट। इस लेवल में तो वही घूम सकता है जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब वो कहेगा मेरी क्या गलती है, मेरे को ऊपर से एनर्जी आ रही है, मेरे को लेनी पड़ी। लो भाई, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। लो, शिफ्ट टू हायर लेवल देन विच मैचेस विद द एनर्जी यू गेन। तो इलेक्ट्रॉन पे डंडा आ गया। अगर तुमने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तुम्हें ये लेवल छोड़ना पड़ेगा। और ये आज की जब मैं अभी थोड़ी थ्योरी पढ़ा लूंगी, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, उसमें एक वर्ड गलत बोलूंगी, वो वर्ड आपको पकड़ना होगा और वो उसकी तैयारी अभी से शुरू है। तो ऐसे केस में उस इलेक्ट्रॉन को, वो जो आपने फोटोन डाला, वो फोटोन एक्सेप्ट करके, एनर्जी एक्सेप्ट करके अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी तो इसको घर छोड़ना पड़ गया अपना, और घर छोड़ना पड़ गया तो इसको शायद नेक्स्ट लेवल में जाना पड़ गया, पता नहीं कहां जाना पड़ गया। अब उसको पढ़ते हैं। ये है अगला डिटेल। If energy is absorbed by electron, it has to shift to higher energy orbit. इसकी मजबूरी है, इसको बड़े घर में या हायर ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, राइट? डिपेंडिंग अपॉन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अब इस बात को जरा डायग्रामेटिकली समझते हैं, राइट? सोचिए, ये एक ब्लू डॉट से मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है जो सबसे कम एनर्जी लेवल। अब मैं ग्राउंड स्टेट GS बोल दूं, समझ जाएंगे। ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है, और मैंने ग्रीन कलर की रेडिएशन डाली। इसका एक फोटोन इससे टकराया। जब वो एक फोटोन इससे टकराएगा, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी गिवन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, अब देखी जाएगी कितनी एनर्जी थी एक फोटोन में, इसको शायद इस ऑर्बिट में शिफ्ट होना पड़ गया। इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि इसको ऑर्बिट नंबर 3 में जाना पड़ गया, राइट? तो यानी इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी एब्जॉर्ब कराएंगे, क्या करना है, करानी पड़ेगी। अब आप सोचिए, आपके कपड़ों का रंग है जो मुझे दिखाई दे रहा है,
क्यों दिखाई दे रहा है? अगर टोटल अंधेरा कर दूं, कैन आई सी कलर? नहीं। क्यों कलर मुझे दिखाई दे रहा है? आपके क्लोथ्स में जो कलर है, ये फोटोन आपके फैब्रिक पे जा रहा है। फैब्रिक के अंदर जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मजबूरी है इस रोशनी को एब्जॉर्ब करना, और उस लाइट को एब्जॉर्ब करके उनके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? हायर लेवल पे। अब हायर लेवल पे पहुंच तो गए, अगली स्लाइड, फिर घर की याद तो आनी बनती है। होम इज होम, वो फिर वापस आएंगे और जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उसी एनर्जी को वो एमिट करेंगे। वो एनर्जी मेरी आंखों तक आ रही है और मैं रंग देख पा रही हूं। आप लाइट बंद कर दो, कलर नहीं दिखेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही ना हो तो नेचर में आप कलर नहीं देख सकते। आप देख लो, अगर व्हाइट लाइट में आपकी शर्ट का कलर ये ग्रीन लाइट में बदलता है कि नहीं बदलता? आप जानते हैं ना, अगर कमरे की लाइट ब्लू कर दो तो जो आपने पेन पकड़ रखा है रेड कलर का, वो कुछ और ही दिख रहा होता है। जो लाइट पीछे से आ रही है पूरे रूम में, आपके कपड़ों का, आपकी दीवारों का, सबका रंग बदल जाता है। भाई फोटोन बदल गया ना, उस फोटोन ने एक्साइट करके कहीं और इलेक्ट्रॉन को भेजा, अब एनर्जी बदल गई। एनर्जी, उसी एनर्जी से तो वेवलेंथ आ रही है और मेरी आंखें देख रही हैं। तो लाल रंग को ब्लू कर सकते हैं हम एक्सटर्नल लाइट से। फैब्रिक पे डाई नहीं बदली मैंने। तो जितना भी ये रंगों का खेल आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से देख रहे हो। तो कितने सबूत आ गए इसके लिए? कोई एक नहीं, हजारों एविडेंस इसके लिए आ गए कि दिस फैक्ट मस्ट बी करेक्ट। कि मेरे को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं इससे, नॉट ओनली एटम, मेरे बड़े सारे सवालों के जवाब इससे आएंगे। तो एनीवेज, अब पहले ऑर्बिट में था, अब आपके सवाल कुछ आएंगे एंड आई वांट कि आए और मैं उसके आंसर करूं। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, आपने फोटोन डाला। डिपेंड करता है फोटोन कौन सी एनर्जी का था, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन ने उसकी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो उसी हिसाब से डिपेंड करेगा तीसरे लेवल पे जाए, पांचवें लेवल पे जाए, 10वें लेवल पे जाए। अगर मैं उसको बाइंडिंग एनर्जी की मैचिंग दे दूं, एनी गेस कहां जाएगा? ऐसा फोटोन दे दूं, बाहर जाएगा। दैट्स वंडरफुल आंसर। तो ठीक ही है, क्लास के शुरू में थोड़ा सा डांट डपट दो तो बढ़िया चलती है क्लास, आंसर आ गए। ये मेरी क्लास का आज आखिरी क्वेश्चन होगा जो आपने अभी जवाब दे दिया कि अगर बाइंडिंग एनर्जी के बराबर का फोटोन इस पे गिरा दोगे, इलेक्ट्रॉन किधर पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट, टोटल बाहर निकल जाएगा। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू बिलोंग टू दिस एटम। तो इस तरह से अब बोहर ने लंबी चौड़ी कहानी सुना दी और हमें एक्सेप्टेंस आ रहा है, क्योंकि साथ साथ प्रूफ्स आ रहे हैं और एक्सेप्टेंस आना बनता है क्योंकि ये सही है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन घूमी हायर लेवल में रहा है, यही कूद के यहां पहुंचा, यही मान लेते। पहले लाइट गिराई इसके ऊपर, लाइट गिरी, ये कूद के यहां पहुंच गया। थोड़ी देर के अंदर अंदर ही क्या होगा? इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इसको घर की याद आनी तय है। इसका नेचर ही नहीं है ग्राउंड स्टेट खाली है, ये यहां रहे। तो ये वापस आने के चक्कर में क्या करेगा? एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सम वेवलेंथ मस्ट बी हैविंग सम कलर, और मेरी आंखों को वही कलर दिखेगा। तो इसका कलर नहीं है, मैं वैसे बात कर रही हूं। तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी रिलीज करता है, इसकी एनर्जी कम हो गई, तो ये एनर्जी लेवल क्या कहेगा? सॉरी, नाउ यू कैन नॉट स्टे हेयर, आपकी एनर्जी कम होगी, जाओ कम एनर्जी में। उसको लौटना पड़ा। कम एनर्जी में घूम रहा है अच्छा खासा, और तुमने उसको छेड़ दिया लाइट दे के, एनर्जी दे के, उसको कहां जाना पड़ा? हाई एनर्जी में। तो मतलब वो तो अपनी लाइफ में सेटल्ड है भाई, वो यहीं रहना चाह रहा है, ये तुम रोज उसको परेशान कर रहे हो। वो ऊपर जाता है फिर लौट आता है, ऊपर जाता है फिर लौट आता है। ये प्रैक्टिस रेगुलर चल रही है एफर्टलेसली, इसीलिए एटम स्टेबल है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा बोहर ने कहा। कल को मेरा नाम नहीं लगे इस पे। तो इस तरह से ये मेरे पास क्या हो गई बच्चों? दिस इफ अच्छा, इसको मैंने 1 लिख दिया है, तो ये करते हैं। दिस इज ग्राउंड स्टेट बच्चों 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? नंबर 2 इज, अब मैं न्यूमेरिकल्स में दूंगी तो यही पूछूंगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 2 नहीं 3। ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद जो स्टेट आती है वो होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऑर्बिट नंबर 2। तो यानी कि यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई? दिस।
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई? दिस। ये अभी n इज इक्वल्स टू 3, ये अभी हमें बोहर ने समझाया है, हम इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, हम थोड़ा टाइम लेंगे। बोहर ने हमको समझाया, हम अपने चारों तरफ के बहुत से एग्जाम्पल्स लेके फिर एग्री करेंगे। ये आज की क्लास इसी बात पे है, आपको जबरदस्ती एग्री नहीं कराऊंगी जब तक आपको तसल्ली ना हो। अपने ग्राउंड स्टेट में जिसमें उसको रहना चाहिए, जब तक वो उसमें रिवॉल्व कर रहा है वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा। सभी लोग, अगर इसकी ग्राउंड स्टेट, प्रेफर्ड ग्राउंड स्टेट में ये रिवॉल्व कर रहा है, इट इज नेवर गोइंग टू एमिट एनर्जी। लेकिन अगर इसके ऊपर आपने रेडिएशन गिराई, उसके फोटोन ने इसको एनर्जी दी, इट इज फोर्स टू गो टू एक्साइटेड स्टेट। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये क्या करेगा? ये एमिट करेगा रेडिएशन एंड इट इज गोइंग टू कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। यही थर्ड पोस्टुलेट में मेंशन्ड है, दोबारा दिखा देती हूं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ग्राउंड स्टेट, they keep on revolving in it without emitting any amount of energy. That is the reason atom is stable. Good question. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी में भी, हाँ। मैंने बाइंडिंग वही पूछा, बाइंडिंग एनर्जी से कमी थी ना। अगर बाइंडिंग एनर्जी के बराबर दे दी तो सीधे इनफाइनाइट चला गया। बाइंडिंग एनर्जी से मैच करती हुई एनर्जी दे दी तो फिर तो ये छठा, सातवां, 10वां, 12वां ऑर्बिट नहीं, निकल गया परमानेंट बाहर। जी कनव, एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी सेम रहती है, फिक्स है, यस। बाहर वाले शेल से तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, अंदर वाले हाँ, चेंज नहीं होगी बाइंडिंग एनर्जी। वो बाहर वाले में रहता कहाँ है? इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वापस आ जाता है। अलग-अलग शेल वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंट है। यस यस यस, पर मैं भी ना हाइड्रोजन के एटम को ध्यान में रख के बोहर पढ़ रही हूँ। मैं अभी से बोहर का फेलियर नहीं बता सकती आपको, मेरी मजबूरी है, 2 दिन तो मेरे को खड़े रहना पड़ेगा बोहर के साथ। बोहर ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को पढ़ा, ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, पीछे भी हाथ खड़े हुए थे जी। हाँ बोलो बोलो बोलो। जब ग्राउंड स्टेट भर जाएगी ना पहली, तो दूसरे नंबर वाली ग्राउंड हो जाएगी। जब तक ग्राउंड स्टेट नहीं भरती तब तक अगली स्टेट में इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। मैं अगली स्टेट को ग्राउंड स्टेट नहीं बोलूंगी, लेकिन उसको एक्साइटेड भी नहीं बोलूंगी। अब आने वाले इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट बदल गई, पहला मकान तो भरा ही पड़ा है, तो अब उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को दूसरे मकान पे जाना पड़ेगा, उसकी ग्राउंड स्टेट वो होगी। ठीक है जी। हाँ अभी रुको, यही इसी के लिए नोबेल मिला था बोहर को। आज की क्लास में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, हाथ देख के लग रहा है मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं एक एक ऑर्बिट की एनर्जी रटा के भेजूंगी, आप लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे को एनर्जी देंगे जी। सराउंडिंग्स में, तभी तो मेरे को रंग दिख रहे हैं। सराउंडिंग्स में जाती है, यूनिवर्स में जाती है, सेम एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। अनस्टेबल के अंदर अंदर भाईचारा चल रहा है, ऊपर गए नीचे आए, बाहर तो कुछ आया ही नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है। मैंने देखा नहीं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। इसी उछल कूद की वजह से लाइनें आई थी स्पेक्ट्रम में। उस दिन बोहर को नोबेल प्राइज पकड़ाएंगे हम कि भाई एक आया जिसने हजारों लाइंस एक्सप्लेन कर डाली, एक एक लाइन का तुम लोगों से बनवाऊंगी स्पेक्ट्रम पूरा 1 घंटा लगा के। हाँ जी यस, मैंने नहीं बोला था, बोहर ने बोला था, मुझे बहुत डर लगता है मैंने बोला से। बाहर निकल गया, दफा हो गया बस। नहीं 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 नहीं, वापस फिर तो चला गया। डू नॉट बिलोंग टू एटम नाउ। फिर आसपास कोई और मिल जाएगा, वो ले जाएगा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन सोच के बात करो, तुम्हें क्या लगता है? वरना मैंने ना लिखा होता, बोहर सिर्फ हाइड्रोजन में ध्यान में रख के बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेबल नहीं है बाकी पे। तुम लोग इसी पे तो सोडियम बना के आए हो 10th क्लास में, 281। तो बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन पे थी, फिर उसको हमने रेप्लिकेट कर दिया सारे एटम्स पे। लेकिन थ्योरी के पोस्टुलेट को चैलेंज करते वक्त ध्यान में रखिए, इट्स ओनली हाइड्रोजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट? एनीबडी एनीथिंग? तो जहां आपने हेडिंग डाली है ना बोहर, पहली स्लाइड, आओ जरा वहां सभी लोग उस पेज पे। आपके सवालों के कुछ जवाब तो यहीं आ जाएंगे। ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन मत लिखना
क्योंकि मैं अभी और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाने वाली हूं। जिस भी चीज में एक इलेक्ट्रॉन है, बोहर थ्योरी आज तो आप उसी पे लगाओगे, कल आप पूछना बंद कर दोगे, बस। क्लियर? तो आपको यहां एक ही टेक अवे है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है, मतलब जिस भी स्टेट में वो है उससे लोअर स्टेट में आता है। हायर और लोअर स्टेट आप 1 2 3 4 से भी समझ सकते हैं। 1 इज लोअर, 2 इज हायर, 3 इज मोर हायर, 4 5 6, तो आप नंबर से भी हायर लोअर समझ सकते हो। लोअर मतलब नीचे। तो अब मेरे 2-3 सवालों के जवाब दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन 4th लेवल से 2nd लेवल पे आ रहा है, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, लोअर्ड नहीं, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और इलेक्ट्रॉन अगर 6th लेवल से 4th लेवल पे आ रहा है तो एनर्जी विल बी, याद रहेगा ये, यानी कि E1 E2 E3 1 2 3 टिल इंफिनिटी। क्लियर है सबको? अब मैं जितना अब तक पढ़ा उसको एक लाइन में डालती हूं। इलेक्ट्रॉन या तो यहां रह सकता है या यहां रह सकता है अगर एनर्जी दी तो, या यहां रह सकता है। ये लेवल्स फिक्स्ड हैं। इलेक्ट्रॉन कहां रह सकता है ये डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी पर। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है वो कभी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। और एक सवाल आया हुआ था थोड़ी देर पहले, क्यों पे भी आएंगे। तो अब इसका मतलब क्या है, आप दो चीजें देखिए, मैंने स्पेशली बना रखी है कि आप, मतलब मैं भूलू ना ये एग्जांपल लेना। दिस इज लुकिंग लाइक स्टेयर, सीढ़ी है जिससे चढ़ के आते हो तुम लोग। इसमें एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, या तो आपका पैर इस पे पड़ेगा या आपका पैर इस पे पड़ेगा। इसके बीच में लगा के दिखा दो, पैर रुक के दिखा दो स्पेस में, तो मैं इलेक्ट्रॉन भी बीच में डाल दूंगी। लेवल्स फिक्स्ड है ना स्टेयर्स में, या आप पैर यहां रखोगे या यहां रखोगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, और मुझे जवाब चाहिए क्योंकि मुझे आगे वो शब्द लाने, इन दोनों के बीच में सर क्यों नहीं आया, पैर मेरा टिका क्यों नहीं? आई नीड आंसर। इनके बीच कोई स्पेस ही नहीं है जिसको मेरा पैर यूज कर सके। तो दो ऑर्बिट्स के बीच में ऐसा स्पेस ही नहीं है जिसको इलेक्ट्रॉन यूज कर सके। सीढ़ियां हैं ये। तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, आप अपने आप से सवाल पूछना, भाई इन दोनों के बीच में पैर रखना है मेरे को, तो रख के दिखा दो, तो मैं इलेक्ट्रॉन भी ला के दिखा दूं। तो बहुत, अरे आधा घंटा कहाँ हुआ अभी, रुको ना 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 ना, रुको 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 रुको। अगर इसकी जगह होता स्लोप, तो तुम सारा स्पेस यूज कर रहे थे। तुम चाहे अगर एफिशिएंट होते, वो स्किल आता, तो कहीं भी ठहर सकते थे, किसी के सहारे से सही, जहां मर्जी तुम पैर रख सकते थे। लेकिन अगर स्टेयर्स हैं तो तुम जहां मर्जी पैर नहीं रख सकते। तो बोहर ने कहा जैसे स्टेयर्स में फिक्स्ड लेवल होते हैं वैसे ही एटम में फिक्स्ड लेवल हैं। नहीं मानना, एक दिन लगेगा मान जाओगे। एक और एग्जाम, और इस शब्द को, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन को, एक नया वर्ड बोहर के थ्योरी से आया। इसका मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। कभी सुना है रोजमर्रा की जिंदगी में क्वांटाइज्ड वर्ड? कहाँ? अरे पहला बैच आया है, कहाँ सुना है? मैंने क्वांटाइज्ड वर्ड बोला है, क्वांटम बोला है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, स्पेलिंग कितनी अलग है, प्रोनाउंसिएशन कितनी अलग है। क्वांटम तो फोटोन का नाम था, क्वांटाइज्ड वर्ड कहाँ सुना है आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में? एक किलो को एक क्वांटाइज्ड, कुछ तो ऐसा तो नहीं बोलते। क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाइबल क्या होता है, वही तो सवाल है। जिसकी कोई क्वांटिटी ना हो, बहुत ही बकवास आया जो भी आया ये जहां से भी आया। हाँ जी, जिसकी कोई क्वांटिटी फिक्स्ड हो। नहीं नहीं, ये तो तुमने ना शब्द से खेलने की कोशिश करी। अच्छा, एनीवेज, आप लोगों ने कभी भी मीटर से चलने वाली टैक्सी में ट्रेवल किया है, या किसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री में देखा हो? दिल्ली में उतरिए रेलवे स्टेशन पे, बाहर आपको ऑटो मिलता है और वो पहला सवाल आपसे पूछता है आपको मीटर से जाना है कि वैसे ही ले चलूं? मैं या अगली क्लास में ना माइक दे के मैं इस बच्चे को यहीं खड़ा कर रही हूँ भाई। मेरा तो फ्लो ब्रेक बहुत होता है, जो मैं सोच के आती हूँ पढ़ना है वो नहीं पढ़ाने दे रहे ये दोनों। अगली क्लास में एक अभी भी अगर तुमने मेरे बीच में बोला माइक इज ऑल योर्स, मैं पकड़ा दूंगी। ठीक है, आओ खड़े हो और पढ़ाओ जी। सो अगर आप उसमें कहते हैं कि आपको मीटर से जाना है, उसका क्या मतलब है?
उसका मीटर गवर्नमेंट से क्वांटाइज्ड होता है, सील्ड होता है, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड मीटर होते हैं। और उस मीटर में एक बात फिक्स होती है, 1 किलोमीटर के 12 रुपए। तो जैसे ही आपने कहा मेरे को मीटर से जाना है, वो मीटर का जीरो आपको दिखाएगा, जैसे पेट्रोल वाले दिखाते हैं कि मीटर चेक कर लो, 0 रुपीज, डन। आप बैठे, ऑटो स्टार्ट हुआ और जैसे ही चला उस पे एकदम से फ्लिप हो जाएगी वैल्यू, क्वांटाइज्ड है, जीरो के बाद उसके मीटर में 12 आता है। ऐसा थोड़ी मेरे पास 10 रुपए नहीं है देने को, लेकिन उसका मीटर क्वांटाइज्ड है। आप बैठ गए, ऑटो ऑन हुआ और 1 मीटर चला, एकदम से उसमें वैल्यू क्या अपीयर होगी, 12 रुपीज। आप चले, आप जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहे हैं, जैसे ही 1 किलोमीटर पूरा हुआ, एकदम से क्या आएगी अगली वैल्यू, 24। तो जैसे मीटर क्वांटाइज्ड है, आप 1 किलोमीटर पे 12 रुपए दोगे, 2 किलोमीटर पे 24 रुपए दोगे, 3 किलोमीटर पे 36 रुपीज दोगे। और आपका घर अगर 2.5 किलोमीटर पे है और आप उसको कहो 36 से तो कम बनते हैं, हम 30 देंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पहले ही कहा था मीटर से चलोगे। और उसके मीटर में गवर्नमेंट ने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि कोई फाइट ही ना हो, 24 के बाद देयर इज नथिंग, इट विल डायरेक्टली गो टू 36। तो ये है। और आपके चारों तरफ बहुत जगह यही बिजली के मीटर में होता है। आप देखो तो यही बिजली के मीटर में क्वांटाइज्ड है वैल्यू, 1 यूनिट के अगर 10 रुपए हैं तो दूसरी यूनिट पे 20 आएगा, 11, 12, 13, 14 नहीं आएगा। तो इट्स एवरीवेयर अराउंड अस क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू। इट डजंट मीन कि 12 के बाद 24 ही आता है। शायद मेरा ट्रेवल 18 रुपए का हुआ हो, बट मुझे कितने देने पड़ेंगे, 24 रुपए। दिस इज क्वांटाइजेशन। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ क्वांटाइजेशन, स्टेयर्स मैंने दे दिया। फर्स्ट इज मीटर। उसी टैक्सी में एक स्पीड का मीटर लगा है, वो क्वांटाइज नहीं है। स्पीड उसमें 40 से 41, 42, 43, 44 जाती दिखेगी, एकदम 40 से कूद के 50 पे नहीं जाती उसमें। तो स्पीड का मीटर इज नॉट क्वांटाइज्ड, बिल का मीटर इज क्वांटाइज्ड। आज के बाद क्वांटाइज्ड वर्ड यूज करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था? क्वांटाइज्ड का मतलब, आप बच्चे मेरे को अब बताएंगे मेरे उस सेंटेंस की गलती ढूंढ के। जिसने मेरे इस सेंटेंस में गलती ढूंढ ली उसको क्वांटाइज्ड और अभी तक की क्लास समझ आ गई। Suppose an electron is revolving into its first orbit or into its ground state. It is forced to accept some energy. It will flow into next level. Jump into. मैंने तेज इसलिए बोला, और कह देते दोबारा तो मैंने दोबारा तो नहीं बोलना था। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन will flow into next orbit. Flow is continuous. It will jump, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। स्टेयर्स चढ़ते हो तो आप कूदते ही तो हो, लिटरली, तो जंप ही तो है वो। थोड़ी ऊंची स्टेयर होगी तो आपको कूदना ही पड़ेगा, बीच में कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा सा एग्रीएबल बना। ऐसा क्यों हुआ कि मैं कोई जवाब नहीं दे रही, लेकिन थोड़ी एक्सेप्टेंस आई होगी कि क्वांटाइजेशन मेरे चारों तरफ इतना है, फिर मैं क्यों इसको नॉट एक्सेप्टेबल वाले स्टेटस में रखूं। यस, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम के अंदर क्वांटाइज्ड है, या ये या ये या ये। एक्सेप्टेंस आई? कोई सवाल? गुड, मैं पलट के भी नहीं देख रही, सॉरी, जल्दी से पलट गई मैं कि मेरे को नहीं देखना। सो आज के बाद इलेक्ट्रॉन के जंप को हम एक साइंटिफिक वर्ड बोलेंगे, ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन के कूदने को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। अब आपके जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं उसमें आपको क्वेश्चन में ये मिलेगा। इसका क्या मतलब होगा? N3 से N2 पे गया नित्या, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की, इवॉल्व, रिलीज, करेक्ट। N3 से N2 पे गया तो एनर्जी गिवन आउट। कितनी एनर्जी गिवन आउट? सुनिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की एनर्जी थी 10, जहां से शुरू हुआ उसकी एनर्जी थी मेरे पास 12, तो कितनी रिलीज होगी? 10 माइनस 12। तो अभी इस पे 2 क्लासेस लगनी है, आज की और अगली। तो चेंज इन एनर्जी इन वन ट्रांजिशन, किसी एक जंप में एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको दिखाते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फाइनल लेवल। फाइनल लेवल मतलब जहां लैंड कर रहा है, और इनिशियल लेवल मतलब जहां से लैंड कर रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा ई इज E2 माइनस E3 इन दिस केस। इसी तरह से
अगर मैं कहूं किसी क्वेश्चन में मेरे को ये ट्रांजिशन चाहिए, इस ट्रांजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, लिख के पूछ रही हूं मैं, 2 से 4 में जब जंप करेगा तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। और इसका डेल्टा ई क्या होगा ये करवाओ, ई फाइनल क्या है इसमें 4 माइनस, अब कल को सीखेंगे ये कैसे निकलता है, फिर माइनस भी कर लेंगे, बट अभी के लिए ये क्वांटाइज्ड वर्ड सबको समझ में आ गया, ये ट्रांजिशन चीजें समझ, हाँ जी बोलो। फाइनल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, इनिशियल मतलब जहां से चल रहा है। अगर मैं एरो दिखा रही हूं, एरो का हेड क्या कहता है यहां पहुंच रहा है, एरो की टेल क्या कहती है यहां से शुरू हो रहा है, N3 से चल के N2 में जा रहा है, जंप करके, सॉरी N3 से जंप करके N2 में जा रहा है, तो इसकी फाइनल स्टेट क्या होगी जहां जा रहा है N2। इस पर काफी न्यूमेरिकल होंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। और जहां से शुरू हुआ, वेदर हायर लेवल, मेरे को हायर लोअर की कोई परवाह नहीं करनी, कहां था दैट इज इनिशियल, जंप करके कहां पहुंचा दैट इज फाइनल। वो एरो का हेड बता देगा कि फाइनल कौन सा है। क्लियर बॉयज इधर के? सो क्वांटाइज्ड का इन शॉर्ट एक बच्चे के लिए मतलब क्या है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन टू लेवल्स, दो लेवल्स के बीच कुछ नहीं है, दिस इज वैक्यूम, ना इलेक्ट्रॉन टिक सकता है ना कोई और चीज, देयर इज नथिंग इन बिटवीन टू लेवल्स। तो रदरफोर्ड को एक बात पे जो कर दिया था डिस्कार्ड, उस बात का जवाब तो आ गया, और उस बात का जवाब क्या आया मेरे पास, रदरफोर्ड को पहला लिमिटेशन क्या फेस करना पड़ा था, ये वाला, ये वाला, यही था पहला लिमिटेशन रदरफोर्ड का। और अब कहते हैं पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में है ही कुछ नहीं, गिरेगा कैसे, इट कैन नॉट कोलैप्स, देयर इज नथिंग कि धीरे 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 उसकी एनर्जी जाए, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है सारी जिंदगी उसमें घूमता रहेगा बिना एनर्जी एमिट किए, तो कोलैप्स होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके और इसके बीच में कुछ है ही नहीं, खाली जगह है, जगह ही नहीं है, मतलब खाली और जगह तो मैं बोल ही नहीं सकती कि ये तो कहानी की तरह एक्सप्लेन हो गया भाई, और हमने अच्छे बच्चों की तरह मान लिया, लेकिन ऐसे कैसे, बिना मेजरमेंट, बिना नंबर, बिना वैल्यू कैसे मान लो एनर्जी लेवल है। आप एनर्जी लेवल्स की प्रॉपर वैल्यू दो तब माने। तो आज आपको एक बहुत बड़ी गलती मिलेगी जो आप क्लास 10 तक करते आ रहे थे, आज उसको हम करेक्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे, क्योंकि क्लास 10 में उसका जवाब नहीं था, इसलिए वो गलती करवानी मजबूरी होती है। एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया अगले ने, जिस चीज को तुम देख नहीं सकते उसका, उसकी एनर्जी का, एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला दे दिया। अब आप सोचो एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या है, चेक। एनर्जी ऑफ एनी लेवल, एन इज nth लेवल, 1 2 3 4 एनी लेवल, एनर्जी इज गिवन बाय, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं चल रही, मेरे साथ साथ एक एक सिंबल नोट कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज, क्योंकि अब मेरे को एनर्जी लेवल से ऑर्बिट्स की एनर्जी देनी है, -2 पाई स्क्वायर me4 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर x स्क्वायर। एक एक सिंबल का मतलब बता रही हूं। 2 और पाई का मतलब तो बच्चों को पता है, पाई मीन्स 3.14। m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आपको रटाई जा चुकी है। e क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी भी वैल्यू आपको बताई जा चुकी है, कांस्टेंट है। फिर ये z क्या है, z इज एटॉमिक नंबर, और नीचे n क्या है, कौन सा ऑर्बिट बात कर रहे हो, पहला कि दूसरा कि चौथा या 10वां, कोई भी ऑर्बिट। और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जिन पे मैं टिक कर रही हूं उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, 2 की, पाई की, m की, e की और h की, इनकी वैल्यू तो फिक्स्ड है। क्यों? हाँ जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम बताओ क्या होता है, पता नहीं, 9.13 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kgs, ठीक है, ये होता है। सो सबकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो क्यों ना उनको मैथमेटिकली पहले ही ऑपरेट कर लूं। n क्या होता है, ऑर्बिट, तो ऑर्बिट का स्क्वायर, ऑर्बिट का नंबर उसका स्क्वायर, ठीक है। अभी बज रहे हैं 3:35,
4 o'clock से पहले अगर ये बोले कुछ पकड़ लेना इसको, ठीक है? अभी 3:35 हो रहे, मेरे को पढ़ाने दो। चलिए, अब यहां पे आपके पास इन सब की वैल्यू जब ऑलरेडी फिक्स्ड है तो क्यों ना मैं इसको एक सॉल्व करके पहले ही रख लूं। तो क्या आ गई, इन सब की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आई -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय n² z², बिकॉज इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। और यूनिट क्या है? जूल पर एटम। अगर मोल के लिए मांगूंगी तो क्या करोगे? इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर जब आप इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे क्या होगा वो भी बात करते हैं। लेकिन आपने लास्ट क्लासेस में देखा है, लास्ट क्लास के टेस्ट में भी देखा है, और अपना हमने इसमें ये जो डीपीपीज है उसमें भी देखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज पॉपुलर यूनिट। बोहर के ज़माने में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पॉपुलर यूनिट थी। तो उनका फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मैं लाऊं, ये 3 फॉर्मूला आगे आने वाली 2 क्लासेस तक आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाऊं तो फॉर्मूला विल कन्वर्ट इनटू -13.6 इंटू z² बाय n²। इसके बाद मैं कुछ ओरल क्वेश्चंस कराऊंगी विदाउट यूजिंग पेन। फॉर्मूलाज आ गए आपके पास। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन अगर मेरे को जूल पर मोल चाहिए होता तो जब एक मोल से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यू बिकम्स दिस। तीनों फॉर्मूलाज नोट करिए एवरीवन। छोड़ दो पेन, जरा कुछ ओरल क्वेश्चंस कराने। इन फॉर्मूला की क्रैमिंग नहीं, ये फॉर्मूला आपकी मसल मेमोरी में कैसे आएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब भी मैं बात कर रही हूं तो जहां जहां भी z² था वो तो 1² हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखो बचा क्या, सिर्फ ये। तभी कहा है ओरल न्यूमेरिकल्स होंगे अभी। भाई जब तुम हाइड्रोजन की बात करोगे तो वैसे ही 1² है। तो इफ आई आस्क यू हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, ये भी 1 ये भी 1, -13.6। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थैंक यू वेरी मच, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये मेरे से छूटता। यानी ये पूरे में जो ये चीज दे रखी थी वो क्या थी? पहले ऑर्बिट की एनर्जी तो थी। किसके पहले ऑर्बिट की? ये समझ आ गया ना, फॉर्मूले की डेप्थ आ गई आपके पास जो आगे क्वेश्चंस आएंगे। ये जो आप देखोगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी, या एन अवस्थी के क्वेश्चंस में, या हमारी डीपीपी के क्वेश्चंस में, आपने वैल्यू क्यों दे रखी है, फॉर्मूला क्यों दे रखा है? वो फॉर्मूला नहीं दे रखा, वो हम जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको देखेंगे हम फॉर्मूला साथ देते हैं। क्यों? जब आप क्वेश्चन अब करोगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि तो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी है। मैंने दे दिया, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी इतनी थी, अब फलाने के तीसरे ऑर्बिट की निकालो। तो मैं फॉर्मूला नहीं दे रही हूं, मजबूरी है, ये अपने आप फॉर्मूला बन गया, क्योंकि यहां भी 1 और यहां भी 1। हाइड्रोजन के केस में तो जो फॉर्मूला में वैल्यू लिखी है वही तो उसके पहले ऑर्बिट की एनर्जी। याद रखेंगे ये चीज। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में कभी भी इन तीनों वैल्यूज की जगह मैं हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट लिख लूं तो चलेगा, क्योंकि पहले ऑर्बिट की एनर्जी है। परफेक्ट। चलो अब इसका थोड़ा मेमोराइज करते हैं। अगर मैंने आपसे पूछ लिया होता हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी, पहले ऑर्बिट की है 13.6, दूसरे ऑर्बिट की कितनी? जिन्होंने 6 पॉइंट बोला था वो जरा आत्मचिंतन करें। n², तो डिवाइड बाय 2, 6 पॉइंट समथिंग नहीं चाहिए था। n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता? 4। तो जो भी 6 पॉइंट बोल रहे थे आई केप्ट क्वाइट, कि ऐसे ही मसल मेमोरी में आएगा छोटी छोटी गलती करके। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या हुई? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एम आई राइट? क्लियर? ये फॉर्मूलाज नोट हो गए, ये तो सिर्फ आपकी मेमोराइज करने के लिए किया था। फिर से इनफाइनाइट लेवल जो होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? 0। भाई n² होगा ना, नीचे इनफाइनाइट आता है तो उसका क्या बन जाता है? 0। यानी इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गया न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का कोई आपस में लेना देना नहीं है और इनकी आपस में एनर्जी 0 है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे से पूछा था इसके फॉर्मूले में नेगेटिव साइन क्यों है, वहां की तरफ जा रही हूं अब मैं। तो आपको इन्फिनिटी पर एनर्जी अगर रिपोर्ट करनी होगी बच्चों तो रिपोर्ट कर दोगे 0। तो कुछ और ओरल क्वेश्चंस लिए तैयार हैं आप? फॉर्मूला याद हो गया आपको? चलिए, मुझे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
तीनों ऑर्बिट्स की एनर्जी बताइए। फर्स्ट की तो रट गई होगी, 6। सेकंड की बताइए, थर्ड की बताइए। इसको मत डिवाइड कर देना, करना इसी को डिवाइड है। 9 से डिवाइड करेंगे, बस फोर्थ मत बताओ। पेन उठा लिया इसलिए छोड़ दो, ये पेन वाली कैलकुलेशन नहीं थी। आज थोड़ा ओरल कैलकुलेशन करते हैं ना, क्या दिक्कत है, दिमाग तेज ही तो होगा, वो तो होना भी चाहिए। सो 3 एनर्जी लेवल का मैंने आपके सामने एनर्जी लिखी। पहले की -13.6, दूसरे की -3.4, तीसरे की -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 3 वैल्यू याद हैं, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। दिक्कत होती है अगर ये तीनों निकालने पड़ते हैं, थोड़ा सा पैनिक होता है, टाइम लगता है और गड़बड़ होती है। ये 3 लेवल की एनर्जी याद है तो बढ़िया। पहले लेवल और दूसरे लेवल में गैप कितना, लगभग 10 है, अप्रॉक्स बात कर रही हूं क्योंकि ओरल क्वेश्चंस कर रहे हैं हम अभी। आई एम नॉट आफ्टर प्रिसीजन। लगभग 10 का फर्क है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे और तीसरे एनर्जी लेवल में 1.9 या लगभग 2 का। ऐसे ही अगर आप तीसरे और चौथे का भी निकाल लेंगे, जो भी मैं निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, गैप कम होता जाएगा। वेरी स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे आप हायर लेवल्स की तरफ जाते जाओगे, गैप कम होता जाएगा। और छोटी क्लासेस में आप लोग जब बनाते थे, ये बराबर गोले बनाते थे, ये ध्यान रखते थे, वो स्केल से ऐसा कोई मतलब नहीं। जीरो के पास वाली बात नहीं है, अभी बात करते हैं क्या है, ठीक है। सो जो गैप्स होते हैं एटम में, अभी तक तो आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखना, 9th क्लास की बराबर गैप दे रखे हैं एनसीईआरटी ने भी। इट्स नॉट योर फॉल्ट। वहां भी अब अगर आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम के एटम बना रखे तो ऑर्बिट्स में गैप बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे 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 गैप पिचकता जाएगा, ये लेवल्स पास होते जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? किसी को लगता है ये नोट करना है तो अब इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रास्प इट इसको। वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव? आज तक कभी नहीं सुना मैंने एनर्जी नेगेटिव हो, नहीं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में उसका चार्ज कोई रोल प्ले नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आखिर नेगेटिव क्यों है, आप पहले मेरे से इसको समझ लीजिए, फिर साफ सुथरा नोट कर लीजिएगा। अब भी आप लोगों ने मेरे को बताया विद प्रूफ, अगर न्यूक्लियस के इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी क्या होगी? एक्सेप्टेड कैलकुलेशन से 0। जब मैं सोचूं ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर, नेचर में जब एटम बन रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल होने आ रहा है, या अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करूं अब ये उस न्यूक्लियस के पास जा रहा है। 4 नहीं बजे, अभी मुंह नहीं खोलना 4 बजे से पहले। और मेरे फ्रंट सीट वाले को तो बिल्कुल नहीं, मेरे कान में आती है, वो बच लेते हैं इस वजह से, ठीक है। सो एनर्जी जैसे 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 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज क्या? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? नेगेटिव। ऑपोजिट चार्जेस मींस forces of attraction comes into play. Now they start coming into the scene. जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते जा रहे हैं। और इस सब्जेक्ट में एक बात तो गांठ बांध लीजिएगा, जहां भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम्स इनटू प्ले, वहां एनर्जी रिलीज होनी तय है, वहां स्टेबिलिटी आनी तय है। स्टेबिलिटी कब आती है? जब एनर्जी कम होती है। नेचर में हर चेंज उस डायरेक्शन में हो रहा है, उसको एनर्जी कम करनी है। पानी ऊपर से नीचे इसीलिए गिर रहा है वाटरफॉल्स में, क्योंकि उसको पोटेंशियल एनर्जी कम करनी, नीचे से ऊपर के लिए मोटरें लगानी पड़ रही हैं हमको। तो नेचर में हर चीज कम एनर्जी की तरफ जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब कम एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, कौन से फोर्सेस सीन में आने शुरू हुए बच्चों? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स आने का मतलब एक ही है, एनर्जी का रिलीज होना। अगर एनर्जी रिलीज होगी, जीरो में से कुछ रिलीज होगा, तो फिर क्या बचेगा? नेगेटिव। दैट इज वाई बोहर ने अपने फॉर्मूले में एनर्जी के आगे नेगेटिव लगाया। इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है।
कि इनफाइनाइट पे जीरो है और उसके बाद जैसे 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 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उससे एनर्जी एमिट होती जाएगी। जीरो से कुछ एमिट होगा तो पीछे क्या बचेगा? नेगेटिव। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। आपके स्कूल पेपर्स का छपा छपाया क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, when electron is at infinite distance its energy is zero। पहली लाइन ये होती है आंसर की, when electron is at infinite distance its energy is zero, and the moment it start coming towards nucleus forces of attraction comes into play, therefore energy released, stability increase, hence negative। energy release हेंस नेगेटिव वैल्यू, इसीलिए मेरे को उसकी वैल्यू नेगेटिव डालनी पड़ी। हाँ हाँ, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, नेचर का लॉ है। तो जब एनर्जी रिलीज हुई और पहले उसकी एनर्जी क्या थी, जब बेखबरा था वो जीरो, अब वो इसकी रेंज में आ रहा है, इसकी टेरिटरी में आ रहा है, तो इट हैज टू रिलीज, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स सीन में आ गए। जीरो से कुछ रिलीज हुई होगी तो पक्का नेगेटिव हुई होगी, इसीलिए उन्होंने नेगेटिव साइन लगा दिया। कोई ना कोई काउंटर आया होगा, ये उसका मॉडिफिकेशन है। जब कोई थ्योरी जर्नल पब्लिश होता है उस पर फिर काउंटर क्वेश्चंस आते हैं और साइंटिस्ट कीप ऑन मॉडिफाइंग देम, तो ये डेफिनेटली मॉडिफाई की हुई चीज है, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज हो रही है जब अट्रैक्शन फोर्स आए होंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया इनफाइनाइट पे फॉर्मूला जीरो, तो अगर मेरा फॉर्मूला सही है, जो मैं मान रही हूं मेरा फॉर्मूला सही है, तो जीरो के बाद भी एनर्जी रिलीज तो होगी, नेचर का लॉ है। तो अगर जीरो में से एनर्जी रिलीज करोगे तो फिर एनर्जी आपको नेगेटिव में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। फिजिकली देखा जाए तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब है एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एमिटेड, आ रहा है। जब भी एनर्जी एमिट होती है किसी सिस्टम से उसको नेगेटिव देते हैं, साइन कन्वेंशन है इंटरनेशनल, वही आ रहा है अब। ठीक है, बच्चों अब न्यूमेरिकल्स करूं, डीपीपी करूं, उससे पहले क्या सभी के पास ये तीनों फॉर्मूलाज है? एवरीवन, ये तीनों फॉर्मूलाज हमारे पास होने जरूरी हैं बिफोर कमिटिंग टू द क्वेश्चंस। अब आप मेरे पास कुछ, ये डीपीपी के क्वेश्चन है या नहीं है बाद में सोचूंगी, मुझे नहीं पता, मैंने नंबर नहीं लिखा, तो डोंट फाइंड दीज क्वेश्चंस इनटू द डीपीपी। ये है मसल मेमोरी बना रही हूं कॉन्सेप्ट की, उसके बाद डीपीपी शुड बी केक वॉक। एवरीवन लुक हियर, अगर मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला कौन सी यूनिट में था? अब कोई कहीं इधर उधर देखता नजर आए तो मैं उसका नाम लेके, जिनके नाम याद है, पूछूंगी। ये है जूल्स पर एटम। हाइड्रोजन है इसलिए 1 स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए 1 स्क्वायर, और मेरे पास एनर्जी किस यूनिट में आई? जूल पर एटम। मैं एनर्जी नेगेटिव में रिपोर्ट करूंगी क्योंकि बोहर के फॉर्मूले की वजह से इंफिनिटी पर एनर्जी को जीरो मान लिया गया। अगर जीरो आपने इंफिनिटी पे मान लिया तो जब आप न्यूक्लियस के पास लाएंगे तो आपकी मजबूरी है, आपको नेगेटिव में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी के आगे नेगेटिव साइन लगा है उसका क्या मतलब होता है अभी और बेटर डिटेल आएगा। तो अब उधर भी नहीं पहुंची है नेहल, शायद तुम वहीं पहुंच जाओ, तुम्हारी वहीं जरूरत है मेरे को। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, ये भी मेरे साथ कर रहे हैं आप, कॉपी में नहीं, मेरे साथ बोर्ड पे कर रहे हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेशन लेवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड एक्साइटेशन लेवल क्या था? थर्ड मतलब 9 से डिवाइड करना है, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 3 स्क्वायर हमारे को पता ही है क्या है। तो इसको मैंने क्या पुट करना है? वाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, और हाइड्रोजन है, Z उसका 1 होगा। तो मैंने 9 से डिवाइड करके आंसर रिपोर्ट कर दिया जूल पर एटम में। अब क्या मैं इस फॉर्मूले को, इस रिपोर्ट को ये लिख सकती थी? चेक ध्यान से, अब यूं खड़े खड़े शॉर्टकट से आंसर होंगे। ये जो वैल्यू थी ये एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्बिट की ही तो थी हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी मैं पूछती हूं और फर्स्ट ऑर्बिट की अपनी मर्जी से XYZ दूं तो क्या x/9 वैल्यू दे पाएंगे बच्चे? बस ये मेरा मुद्दा है। अगर मैंने पहले ऑर्बिट की एनर्जी को आपको x दे दिया और आंसर भी x की फॉर्म में पूछा तो आप x/9 दोगे। मेरे को फॉर्मूला याद है, मैं तो उसमें दूं और आंसर गलत।
इन टर्म्स ऑफ एक्स देना मजबूर किया जाएगा आपको, इन टर्म्स ऑफ दिस EH1 इसकी टर्म्स में देना मजबूर किया जाएगा। आपके पास चॉइस ही नहीं होगी, मेरे को फॉर्मूला आता है मैं डिवाइड कर दूं उसको 9 से और एक्चुअल आंसर दे दूं, जो एक्चुअल आंसर ये है। आप ये आंसर ढूंढोगे, मिलेगा ही नहीं 4 ऑप्शन में, आंसर इस तरह से मिलेगा EH/9 आपको फोर्स किया जाएगा, इसे यूज करिए। तो कर पाएंगे हम? चलिए, अब अगर मैं ना दिखाऊं आंसर, आप लोग रेशो निकालिए अपनी कॉपी में, सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी का निकालिए। सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उनकी एनर्जी का रेशो निकालिए। रेशो में क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को भी था ये, कोई तो पूछेगा रेशो में क्या फर्क पड़ेगा? कट आ जाएगा? बोलो। जितनी देर में इन दोनों बच्चों ने हाथ उठा के जवाब भी दे दिया, मुझे वही चाहिए था। बोलो धैर्य। हाँ बोलो। नाइन इज टू, मैंने शायद सुनने में गलती करी इसलिए दोबारा पूछा। 4:1। तुम क्या दे रहे थे? 1:4 है ना? चलो देखते हैं, सोचो सोचो। पेन चलाए बिना यहां सोच लो, पेन के बजाय अगर यहां सोच लो तो बेटर नहीं है? कोई बात नहीं, इत्मीनान से टेक योर टाइम प्लीज। 4:1, 1:4, 9:3, वट। तो ये अब मैं इसको खोल के दिखाती तो अच्छी नहीं लगती ना। 4 4 16, 2 2 4 और काट के 4:1। क्या आप ये समझ पाएंगे इसको? मैंने तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, कोई मेरे से अगर पूछता ये तो मैं लिखती ही ना, Z²/N² लिखती रेशो में। तो रेशो में ऊपर नीचे वो तो कट ही जाना है। आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लो या ये लो, सिर्फ Z²/N² का रेशो है। और क्या दोनों केस हाइड्रोजन के थे? हाँ, तो फिर मैं Z² भी ना लिखती, N² का उल्टा रेशो है। बस कर लेना कॉपी में, तभी आपको समझ आएगा मैं बोल क्या रही हूं। कि अगर मेरे को E2/E4 देना था, मुझे ये तो लिखना ही नहीं चाहिए था जो मैंने ब्लू से काटा। ये तो दोनों में कॉमन है, हाइड्रोजन भी कॉमन है और उनके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी भी कॉमन है। तो E2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ N², E4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ N²। तो ये ऊपर चला जाना था, वो नीचे रह जाना था। 4²/2² इज माई रेशो। इतना तो आप मैनेज कर लोगे कि 4²/2² 16/4, यानी कि 4:1 होगा। आई होप मेरी स्पीड फास्ट नहीं है इसको कराने की, ये आपकी मसल मेमोरी में लाने का तरीका है। चलिए, तो अब ये रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। एक सेकंड देना बच्चों, कुछ नया ला रही हूं। हीलियम प्लस, यही नया ला रही हूं। हीलियम में कितना, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। जब इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2। लेकिन प्लस चार्ज लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा? यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर बोहर एप्लीकेबल है तो बोहर इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। राइट? तो ये मैं करा देती हूं। 4-5 शक्लें देख के लग रहा है ये कह क्या रहे हो आप, थोड़ा सा मिसट्रस्ट आ रहा है। एवरीवन, एनर्जी ऑफ, एवरीवन लुक हियर, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन्स फर्स्ट ऑर्बिट इज, मैं आंसर के पीछे नहीं हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट पे आओ अभी। दिस बाय N² फर्स्ट ऑर्बिट था इनटू Z²। आप सोचो, शुरू से जब से फॉर्मूला लिखवाया मैं Z² को साथ में लटका रही हूं, ड्रैग करके चल रही हूं, जबकि वो 1² है। चाहती तो फॉर्मूला से उड़ा देती, छोड़ो बच्चों Z लिखने की अब जरूरत नहीं है, हर जगह 1² है। मुझे पता है ना आगे हीलियम प्लस आ रहा है, आगे लिथियम 2+ आ रहा है, वहां तो मैं Z नहीं छोड़ सकती, भूल जाओगे आप, मसल मेमोरी में ही नहीं रहेगा Z²। अब मेरे को हाइड्रोजन के केस में तो इसको 1² करना है, और हीलियम प्लस के केस में इसको क्या करना है? 2²। प्लीज डू इट इन डिटेल्ड वे इन योर कॉपी। जब बार बार Z² आएगा ना, एक जगह 1², एक जगह 2², तब फायदा होगा। पता नहीं क्यों लिखा है, आई डोंट नो, होना ये चाहिए था। इसे सॉल्व करो। आदित्य थक गया बच्चा? मतलब थके तो नहीं हो? थक तो गए हैं मैम, बट चारा क्या है? कोई बात नहीं,
आंसर 1, एवरीवन, रेशो 1 आया, पक्का, खत्म था। ये तो वैल्यू भी नहीं पुट कर, आगे से आपकी कॉपी में करना हो ना, आप तो यहाँ पर इस पूरी टर्म की जगह कुछ E1 लिख दिया करो, कट जाए। इतना टाइम ही क्यों वेस्ट करना, मेरी तरह गलती होगी 10 की पावर -19 की जगह तुम -18 और 18 की जगह 19 करते रहोगे, जो मैंने गलती की। अंडरस्टूड एवरीवन? इसी को कोई पूछ लेता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो रेशो से क्या फर्क पड़ता है तुम कौन सी यूनिट में जा रहे हो, रेशो तो 1 ही आना है, या जो भी आना होता है मतलब वही आना है, वो चीज तो कट ही जानी है। सो नेक्स्ट, ये मेरे साथ करेंगे आप लोग, पहले सुनेंगे उसके बाद करेंगे। अब मैं आपको एन अवस्थी में लगातार ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका शॉर्टकट दे रही हूं, ठीक है। आपका क्वेश्चन और ये सारा का सारा आपकी डीपीपी में कंटेंट गया है जो आपको आज मिली है, तो ये मेरे साथ पहले इत्मीनान से समझिए, फिर करेंगे। तब तक मैं देख लूं आज का टेस्ट में क्या क्या है, ठीक है। एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस थर्ड ऑर्बिट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है? हीलियम प्लस के तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी। अगर हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी EH दी है, मुझे EH की टर्म्स में चाहिए, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, हीलियम के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी शायद मेरे पास ये होती थी, और मुझे पता है अब मेरे को ये लिखना अलाउड नहीं है। मेरे को क्या लिखना है? मेरे को ये लिखना है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर। लिथियम आपके केस कौन सा है? हीलियम प्लस, सॉरी हीलियम प्लस अगर है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा, और कौन सा ऑर्बिट मांगा है? थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे 3 स्क्वायर आएगा। कैन आई से दिस इज योर आंसर EH की टर्म्स में? डू इट इन योर कॉपी। आप जहां जहां Z स्क्वायर है वहां पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर पुट करते जाओगे। EH की वैल्यू क्यों कोई और होती? हाइड्रोजन है ना। अच्छा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, किसी क्यों बोलेंगे जब बोहर का थ्योरी हाइड्रोजन पे है, बोहर का फॉर्मूला ही हाइड्रोजन पे, तो क्यों कोई और एटम लाएंगे? अपने नाम पे निकाल के लाओ, अगली क्लास में थ्योरी पढ़ाती हूँ। फालतू में सिर्फ पूछने के लिए पूछना होता है तुमको, थोड़ा सा एथिकल आओ यार। ऐसे थोड़ी बस मेरे को हर 10 मिनट में एक सवाल पूछना है, ऐसे नहीं होता। लॉजिकल पे आना शुरू करो। अब हो गया ये शुरू का टाइम ओवर। एवरीवन, मेरे को लिथियम की एनर्जी मांगी गई इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन की एनर्जी। ऑर्बिट का नंबर नीचे n स्क्वायर, लेकिन लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 3, तो इट इज 3 स्क्वायर। सारे फॉर्मूला सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल, कामयाब है ये सारे फॉर्मूलाज बाय बोहर इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। राइट डाउन दीज। अब आपकी मर्जी है, क्वेश्चन की मर्जी है, एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलाएं, जूल पर एटम में चलाएं, या किलो जूल पर मोल में चलाएं। एक इलेक्ट्रॉन जिस भी चीज में है उसके अंदर ये एप्लीकेबल है। क्या कोई तीसरा सजेस्ट कर सकते हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो? बेरिलियम 3 पॉजिटिव। नहीं लिखवा रही कि इतनी तो अकल मेरी क्लास के बच्चे लगा लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चेक, इज दिस स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? ऐसे ही पढ़ो तो सही। ये असर्शन, रीजन और क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में करेक्ट या इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने में आपको मिलेंगे। एक्स क्या है यहां पर? हाइड्रोजन के ऑर्बिट की एनर्जी। ये क्या है? 4 कहां से आया? क्यों आया? 2 का स्क्वायर। 2 क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर। तो बेटर है बोलो ऊपर मैम Z स्क्वायर और नीचे n स्क्वायर। आपने तीसरा ऑर्बिट बोला तो नीचे 9 आएगा, दूसरा उसका एटॉमिक नंबर 2 है तो ऊपर 4 आएगा। टीचर के अपने आप कदम पीछे हो जाएंगे, इससे गलत पूछ लिया, इसे सब आता है, ठीक है। हमें पूछने में उससे मजा आता है जिससे आंसर ना आए। और कैलकुलेट, ये लास्ट है, पक्का ये लास्ट है। कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। इस पे मैंने एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली डीपीपी, वो 10th क्वेश्चन कराया था कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है।
एक एटम को आपने एनर्जी दी और उससे एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह उड़ा दिया, इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया। उस एनर्जी को क्या कहते थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की निकालनी है हाइड्रोजन एटम में। अब हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी एक इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी निकालनी है। अंडरस्टूड है? वो एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रह रहा होगा? ग्राउंड स्टेट, दैट इज फर्स्ट। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी। अब मुझको पता है ट्रांजिशन, तो अब मेरे को शो करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल क्या था? 1। जंप करके किधर लेके जाना है मेरे को उसको? इंफिनिटी। तो उसमें एनर्जी चेंज क्या होगा वो निकालना है मेरे को। तो डेल्टा ई इज दिस, ई इंफिनिटी माइनस ई 1। ई इंफिनिटी क्या होगा? 0। माइनस और माइनस, वैल्यू क्या आ जाएगी? बोहर की ये मजबूरी थी माइनस डालना, वरना उसके सारे आंसर माइनस में आते। और आप कहते हैं एनर्जी माइनस में क्यों आ रही है? तो बाद में आप सवाल पूछते, इससे बेटर है उसने पहले ही जवाब निकाल के रखा हुआ था। जब भी ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो साइंस स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, जब भी एनर्जी के आगे प्लस आए मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब। मुझे बताओ आप लोग, इस ट्रांजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी? आज तो कर ही लिया आपने। अगर मेरा आंसर प्लस ना आता, बोहर को खा जाना था हमने कि आपका आंसर प्लस नहीं आ रहा, जबकि इलेक्ट्रॉन को उठा के आपने इंफिनिटी पे लेके जाना, उसमें तो एनर्जी लगती है। तो उसको जब खुद कैलकुलेशन करते वक्त रियलाइज हुआ मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था? पॉजिटिव। तो उसका क्या इलाज ढूंढा? अपने फॉर्मूले के आगे नेगेटिव लगा दिया। ध्यान थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे है, राइट? थोड़ा सा कि जब आपके पास, आप ये सोचो बोहर को नेगेटिव क्यों लगाना पड़ा अपने फॉर्मूले में? हमने तो वो करेक्शन दिया, वो एक्सप्लेनेशन दी जो बोहर ने दी कि इंफिनिटी पे 0 होगा, अट्रैक्ट होगा, एनर्जी निकलेगी तो पक्का 0 से कुछ निकलेगी तो नेगेटिव। लेकिन उसके पीछे असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा था जब भी तुम इलेक्ट्रॉन को, हैव अ लुक वंस अगेन, क्लास के आखिरी में ही हमेशा इंपॉर्टेंट चीज पे लैंड करते हैं। क्यों क्लास को मैं खींच रही हूं या कोई खींचता है? किसको पता है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज ही बताया जा सकता है क्योंकि टॉपिक का फ्लो चल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को तुम लेवल 1 से इनफाइनाइट पे लेके जाओगे, जंप कराओगे, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। और उस चाहिए एनर्जी पे इंटरनेशनल काउंसिल आपका पेपर ही नहीं मानेगी जब तक उसके आगे पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, और कह देंगे गलत। मैं कैसे गलत करा दूं? तो मैंने फॉर्मूले में ही माइनस डाल दिया कि आगे मेरा कन्वेंशन मैच कर जाए। कन्वेंशन को मैच कराने के चक्कर में फॉर्मूले के आगे नेगेटिव लगा है एक्चुअली, और फिर वो एक्सप्लेनेशन तो आता रहा जो आता रहा। सो यहां अब आप समझिए, अगर आपको अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आप हायर लेवल पे भेज रहे हो आपका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर आपका आंसर अगली क्लास में पॉजिटिव में नहीं आ रहा होगा, पक्का आपने ट्रांजिशन में कुछ गलती की है। और जब आप लुढ़का रहे हो नीचे, आंसर नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब रिलीज, पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है? कोई डाउट है तो बताइए।